नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वे और थे जो हार गए आसमान से। मैं आपका मित्र, मैं आपका साथी, मैं आपका सहपाठी हिमांशु सूर्यकांत त्रिपाठी आप सभी मित्रों का, आप सभी स्वजनों का, आप सभी सहपाठियों का हार्दिक स्वागत करता हूं जय श्री राम के उद्घोष के साथ। सभी साथियों के लिए कल का यानी बीता 22 जनवरी का जो दिन रहा है, बड़ा ही ऐतिहासिक दिन रहा है, बड़े ही सुखद पल का दिन रहा है, जिनमें हम लोगों ने बड़ा ही ऐतिहासिक कहा जा सकता है, दूसरा ऐसा कहा जा सकता है जो शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है। मैं बड़ी देर से बोलने का प्रयास कर रहा हूं इसके विषय में, लेकिन बार बार मेरा गड़बड़ हो जा रहा है। इस वजह से, चूंकि कारण यही एक था कारण एक ऐसा है कि शब्दों में व्याख्या की ही नहीं जा सकती है, शब्दों में वर्णन किया ही नहीं जा सकता है, उसका ऐसा पल रहा है। तो मैं फिर से आप सबको हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। बाकी आप सबको अनंत शुभकामनाएं। भगवान के विग्रह का साक्षात अभी दर्शन तमाम साथी ऐसे जो सुन रहे होंगे वो करके भी आए होंगे, जो आने वाले पलों में भी जाएंगे। तो इस वजह से कल का सेशन स्थगित रखा गया था, कल का सेशन अवकाश रखा गया था। आज आपके बीच में बड़ी ऊर्जा के साथ, बड़े उत्साह के साथ फिर से हम लोग उपस्थित हो गए हैं और अगले 45 मिनट 1 घंटे में हम लोग चर्चा करने वाले आज का जो टॉपिक है, महात्मा गांधी जी के विषय में और उनके प्रारंभिक आंदोलन के विषय में। आधुनिक भारत का इतिहास का जो सीरीज स्टार्ट हुआ है साथियों, मैं उसके विषय में बताऊं उससे पहले अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथियों, आप सबका जैसा प्रेम मिल रहा है इस सेशन पे, ऐसे ही प्रेम मिलने की आशा क्या अभिलाषा है। और आगे आप देखिएगा साथियों की संख्या ऐसे धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही। जो हम लोगों ने 2 4 5 से स्टार्ट की थी इस सेशन को, आज के समय में ये सेशन 15 15 20 20 का सेशन हो जाता है और नियमित देखने वालों में। तो साथियों, आज के सेशन की बात करें उससे पहले मैं एक और बधाई देना चाहता हूं आज के विषय में। आज अपने यहाँ के महान क्रांतिकारी इतिहास में हुए हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, यानी जिनके विषय में भी वर्णन जितना किया जाए उतना कम ही है, क्योंकि इन्होंने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया मातृभूमि की सेवा के लिए। ठीक बात ना। यानी आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति यानी अच्छी खासी जानकारी, मतलब इतने विद्वान व्यक्ति कि वो चाहते तो अंग्रेजी सरकार में बड़े ही अधिकारी के पद पे कार्य कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अधिकारी के पद को लात मार दिया और उसके बाद इन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सैनिक की तरह पूरा जीवन जिया। इन्होंने कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। साथियों, बहुत बहुत बधाई इनकी बात पर। और इसी की तरह से हाल ही में भारत सरकार ने इस दिवस को, यानी इनके जन्मदिन को मनाने की घोषणा की है कि हम लोग मनाएंगे किस दिवस के रूप में, पराक्रम दिवस के रूप में मनाएंगे। ठीक बात है ना। साथियों, आगे हम बात करें इनके विषय में, थोड़ा सा डाटा इनके विषय में। यानी आप सुभाष चंद्र बोस जी को जानते हैं तो सबसे पहला नाम देखिए, जो क्वेश्चन मैंने शामिल किया है ये कहीं से, ये सारे आप कहेंगे ये सारे पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम में, तो मैंने शामिल कर लिया सुभाष चंद्र बोस जी। तो इनके विषय में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जो एक संस्था थी, उसके स्थापना, यानी इन्होंने उसकी स्थापना की थी। एक और संस्था पूछी जाती है, उसका नाम है, एक सेकेंड, वो एक एक संस्था और स्थापना की थी जिसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय सेना। ठीक बात है ना। एक संस्था और थी जिसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय सेना। अब भारतीय राष्ट्रीय सेना के विषय में भी पूछ लेता है तो जान कर रखिएगा, उसके व्यक्ति हैं, उनका नाम है मोहन सिंह। यानी मोहन सिंह क्या हो रहे हैं, उसके संस्थापक 1942 में स्थापना किए थे। मैंने कहा सारे लोग सुनते रहिएगा, लिखना इससे संभव नहीं हो पा रहा है, तो मैंने कहा जो 1942 की तिथि है, 1942 को एक संस्था की स्थापना कर रहे हैं मोहन सिंह, जिसका नाम लिख रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय सेना, और उसकी स्थापना कर रहे हैं। बाद में 1943 में इसी संस्था से जुड़ रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक बात है ना। जबकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जिस संस्था की स्थापना की थी उसका नाम क्या था, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। उसकी क्या की थी, इन्होंने स्थापना की थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक बात। आगे आते हैं साथियों, यहाँ लिखा है इन्होंने इस संस्था की स्थापना 1939 में की थी, याद है आपको। तो 1939 में इन्होंने स्थापना की। आते हैं व्याख्या पे थोड़ा सा इसके विषय में। मैंने कहा सभी साथी पूरी धैर्यता के साथ वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा, क्योंकि आज का सेशन इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है। और कल आपने छुट्टी भी की है, तो मैं चाहूँगा कि अगर आप जुड़ रहे हैं तो केवल नाम मात्र के लिए, मुझे मेरे वजह से वीडियो को लाइक और कमेंट करने के लिए मत ज्वाइन करिए। आप जुड़ रहे हैं तो पूरा सेशन देखिए, ईमानदारी से देखिए। ठीक बात है ना। तभी आपका भी लाभ होगा और दूसरा मुझे भी खुशी मिलेगी तभी। ठीक बात है ना। जब आप लगातार, मुझे इससे कतई खुशी नहीं होगी कि आप तुरंत देख के वीडियो पर कमेंट करके उसके बाद चले जा रहे हैं। हाँ, कोई विशेष परिस्थिति हो तब सोच सकता हूँ, लेकिन अगर आप अन्यथा वाली बात में है कि छोड़ो बाद में देख लूंगा, तो बाद में नहीं देख लूंगा। अगर आपके पास समय है और पूरा समय है तो आप पूरी कोशिश करिए उसी समय आइए। देखिए यहाँ साथियों, बोस जी के विषय में बात करें तो यहाँ नेताजी के विषय में आप देखेंगे, यानी इनके विषय में उन्होंने नेहरू जी के साथ इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, इसकी भी स्थापना की थी। किसके साथ, नेहरू जी के साथ बोस जी ने। जबकि इन्होंने हरिपुरा अधिवेशन 1938 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का और त्रिपुरी अधिवेशन 1939, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रूप में चुने गए थे। जबकि 1939 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी आप करें पद से इनको इस्तीफा, क्योंकि गांधी जी के
खास व्यक्ति थे, उनको भी पद वो मतलब इसके विपक्ष में, इनके विपक्ष में चुनाव लड़े थे, वो हार गए थे। यहाँ बात करते हैं दो तीन बात की। यहाँ इन्होंने किसान सभा की स्थापना की। आगे 1939 में इन्होंने भारतीय सेना आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की कमान, यही मैंने कहा तो भारतीय राष्ट्रीय सेना जिसका नाम मैंने कहा वही भारतीय सेना है, जिसकी कमान इन्होंने 1939 में संभाली। ठीक बात ना। और आगे आते हैं तो इनको राष्ट्रपिता जो महात्मा गांधी है, उन्होंने इनको राष्ट्रपिता जो है महात्मा गांधी को इन्होंने राष्ट्रपिता कह करके संबोधित किया था। किसने? सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक बात है ना। जबकि इनको नेताजी की उपाधि, यानी ये नेताजी की उपाधि जो इनको मिली है, इसको जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर, याद होगा आपको, एडोल्फ हिटलर नाम के व्यक्ति हैं, उनके द्वारा दिया गया था इनको ये उपाधि। इन्होंने दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा दिया। इनकी आत्मकथा का नाम है द इंडिया स्ट्रगल। मैंने कहा ये सारे पॉइंट जो लिखे हुए हैं ये थोड़े से ही पॉइंट है, लेकिन आपके वनडे एग्जाम चाहे यूपीपी हो चाहे एसएससी जीडी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस वजह से चाहे इनकी आत्मकथा इंडिया स्ट्रगल हो गया, चाहे दिल्ली चलो और आजाद जय हिंद का नारा हो गया, चाहे राष्ट्रपिता के रूप में राष्ट्रपिता की उपाधि दे रहे हैं महात्मा गांधी को, चाहे नेताजी की उपाधि इनको दे रहे हैं कौन? एडोल्फ हिटलर, चाहे हरिपुरा और त्रिपुरी का अधिवेशन हो, हरिपुरा, और चाहे त्रिपुरा अधिवेशन में इस्तीफा दे रहे हैं। ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन आपसे इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन आपसे पूछे। जबकि 1939 भी याद करिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की जब स्थापना कर रहे हैं ये। ठीक है ना। जबकि भारतीय सेना या आज़ाद हिंद फौज से कब जुड़ रहे हैं? तो 1943 में। यानी ये सारे क्वेश्चन, ये कई बार टिपिकल क्वेश्चन पूछ लेता है। बताइए आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया? तो ऑप्शन में मोहन सिंह दे देगा, ऑप्शन में सुभाष चंद्र बोस। तो सबके ध्यान में रहता है सर आज़ाद हिंद फौज यही दिए थे, नहीं तो आज़ाद हिंद फौज मोहन सिंह स्थापना किए थे, जबकि ये 1943 में 1 साल बाद जुड़े थे उससे। ठीक बात है ना। उसके मतलब कमान संभाली थी इन्होंने। ठीक है ना। तो ये कुछ नाम हो गया, ये कुछ चीज़ें हो गई जानकारी सुभाष चंद्र बोस जी के विषय में। अब आपको ये जानकारी कैसी लगी? मैंने कहा आप सारे लोग फायर वाला सिंबल लगा के अपना कमेंट दीजिएगा और भर दीजिएगा एकदम कमेंट। ठीक बात है ना। पिछले वीडियो वाला एक याद होगा आपको, एक शॉर्ट वायरल किया, बच्ची एक ठो है अपनी, उसने वायरल किया और बड़ा अच्छा लगा देख के, समझ रहे हैं ना। तो मैंने कहा वैसे ही आप लोग फायर वाला सिंबल देते रहिए। ठीक है ना। देखिएगा अभी आपका ऐसे प्रेम और साथ रहा तो आप देखिएगा एक दिन ऐसे उत्पात मचा दिया जाएगा, समझ रहे हैं ना, वाट लगा दिया जाएगा। चलिए आते हैं आगे। साथियों सारे लोग बने रहिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए आते हैं। ये चित्र जो दिख रहा है आपको, ये मोहनदास करमचंद गांधी जी का है। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, जो महात्मा गांधी जी हैं, इन्हीं का नाम है। और यहाँ आते हैं इनके विषय में। तो आज के सेशन में हम महात्मा गांधी जी के विषय में चर्चा भी करने वाले हैं, यानी गांधी जी और इनके प्रारंभिक आंदोलन के विषय में। ठीक बात है ना। एक बार मैं कह रहा हूँ सभी साथियों को, एक बार आप लोग सभी साथियों को एक बार बुला लीजिए। क्यों? क्योंकि आज का सेशन ऐसा होने वाला है जो सबसे ज़्यादा धैर्यता मांगने वाला है, समझ रहे हैं ना। क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन अगर आप लोग धैर्यवान विद्यार्थी, संकल्पित विद्यार्थी, तो मैंने कहा शुरू करने के साथ ही मेरे साथ संकल्प ले लीजिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक सेशन समाप्त नहीं होगा तब तक हम उबेंगे नहीं भाई। नंदिनी कलश सिंह, अबू जी, अलका वर्मा जी, साक्षी वर्मा, मनीष, हिमांशु, अमन जी, दिव्यांशु, ब्रजेश जी, भूमिका पंडित जी, और जितने साथी और देख रहे हैं, पूजा वर्मा जी, सरोज वर्मा जी, बाकी जितने और साथी देख रहे हैं, राम कुमार यादव जी, गुड्डन पांडे जी, जितने लोग देख रहे हैं, मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन हाँ फिर भी इतने लोगों का मैं नाम एक बार में भी ले रहा हूं। बाकी और साथी जो आ रहे हैं उनको याद करते हैं यहाँ से। यानी सबसे पहला नाम लिखा है किसका? सारे पॉइंट को मैंने कहा अगर आपके पास बुक है या आपके पास कोचिंग का आपके नोट्स है तो ओपन करके बैठिएगा, नहीं दोनों चीज़ें हैं तो आप एक पेज ओपन करिएगा और उन पर केवल एक एक वर्ड लिखना है आपको, ना कि पूरी लाइन लिखनी है। जैसे आपने एक वर्ड लिखा, क्या एक वर्ड लिखा? इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। दूसरा नाम इनका जन्म कब हो रहा है? 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ हो रहा है? पोरबंदर में, जो कि जगह कहाँ की है? गुजरात की। 4 पॉइंट हो गए। पांचवा, प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हो रही है। 13 साल की इनकी आयु में, यानी कई परीक्षाओं में पूछ लेता है, आयु डायरेक्ट पूछ लेगा कै साल में, तो 13 साल में। इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी, इनके साथ इनका विवाह हो गया। अब ये द इनर टेम्पल लंदन से बैरिस्टरी का प्रशिक्षण इन्होंने लिया, यानी लंदन चले गए बैरिस्टरी करने के लिए, यानी वकालत करने के लिए, सीखने के लिए। अब करमचंद गांधी जी क्या हुआ? पोरबंदर, बंकानेर एवं राजकोट राज्यों के दीवान, यानी इनके पिताजी की बात कर रहा है कि मतलब बड़े व्यक्ति थे, धनाढ़ व्यक्ति थे, तो लिखा हुआ ये दीवान थे वहाँ से। ये गांधी जी के पिता थे, कौन? करमचंद गांधी जी, इसी वजह इनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी पूरा पड़ रहा है। अच्छा, इनका उपनाम कबा गांधी था। किसका? यहाँ पूछा जाता है आरओ जैसे एग्जाम में या पीसीएस जैसे एग्जाम में कि इनका जो नाम है करमचंद गांधी जी का, गांधी जी के पिताजी का उपनाम क्या था? तो कबा गांधी था। आगे आते हैं। अब देखिए यहाँ से पॉइंट शुरू हो रहा है आपके लिए सबसे जरूरी। देखिए मैंने कहा याद होगा आपको तिथि, विवेकानंद जी की स्पीच हो रही है संयुक्त राज्य अमेरिका में, और याद होगा शिकागो धर्म सम्मेलन में बोल रहे हैं विवेकानंद जी। कब बोले हैं? आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, सारे लोग लिखिए भाई,
कब विवेकानंद जी ने, अच्छा मैं बहुत आराम से बोलूँगा, स्वामी विवेकानंद जी जो हैं इन्होंने कब किस वर्ष जो है ये शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन अमेरिका में इन्होंने संबोधित किया था, यानी भाषण दिया था। तो आप सारे लोग लिख रहे हैं इसका उत्तर क्या हो रहा है, वेरी गुड, जल्दी लिखिए। 1893। उसी के जस्ट एक साल बाद की घटना है, और उसी के एक साल बाद एक व्यक्ति, एक सेकेंड भाई गड़बड़ हो गया, हाँ एक सेकेंड, लगातार बने रही भाई, अव्यवस्थाओं में एक प्रयास आप सब जानते हैं, तो आप लोग हताश मत हुआ करिए ना, ये हड़बड़ाया करिए, समझ रहे हैं ना, क्योंकि आप श्रद्धा है, आपको विश्वास बनाए हैं तो आप पढ़ रहे हैं, मेरा प्रेम है तो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, बाकी इसमें किसी का कोई ऐसी देनदारी लेनदारी वाली बात तो है नहीं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका 1894, यहाँ तिथि मिली आपको, ये 1894 में क्या हो रहा है, ये स्थापना करें एक संस्था की जिसका नाम है नटाल इंडिया कांग्रेस। तो पूछा जाता है गांधी जी ने किस देश में, तो दक्षिण अफ्रीका में, किस वर्ष में, तो 1894 में। कौन सी संस्था, तो नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी, किसने की थी, गांधी जी ने। आगे आते, मैंने कहा 4 पॉइंट यहाँ से हो गया। दक्षिण अफ्रीका के लंबे आंदोलन के दौरान कई बार जेल की यात्रा किसने की, गांधी जी ने की। अपने सहयोगियों की सहायता के लिए उन्होंने, देखिए यहाँ पर टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना, अब याद आ गया आपको, गांधी जी ने कौन सी स्थापना की, संस्था, किस संस्था की, तो नटाल इंडिया कांग्रेस की, और दूसरा टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की, ठीक बात है ना। अगला, वहीं रहने लगे कौन, गांधी जी। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने एक अखबार निकाला, कौन सा, इंडियन ओपिनियन। अभी आप जो ये जो नाम लिख रहे हैं 3 संस्थाओं का, ये आप टिक करके लिख लीजिएगा कि ये कहाँ पर, तो ये संस्थाएं आप दक्षिण अफ्रीका में बना रहे हैं, ठीक बात है ना। नमक अखबार निकाला, यानी ये अखबार गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता। अब इतने पे हो गए। अब देखिए इतना मैंने कहा, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 पॉइंट आपने लिख लिया दक्षिण अफ्रीका से जोड़ करके, इनकी 3 संस्थाएं, 2 संस्थाएं और एक अखबार अभी आपने लिखा। अब नीचे आइए और यहाँ आ रहे हैं, अब देखिए लिखा हुआ है अपने सहयोग, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ आ रहे हैं तो लिखा हुआ है एक नाम, लिखा महात्मा गांधी जी फिर एक काम कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने फिनिक्स, अब फिनिक्स कहाँ की जगह, फिनिक्स क्या है, तो डरबन दक्षिण अफ्रीका में 1904 में क्या किया, एक आश्रम स्थापित किया। याद होगा अभी 1894 में, याद होगा आपको, नटाल कांग्रेस की स्थापना कर रहे हैं। 1904 में फिनिक्स आश्रम की, 2 आश्रम आपने कहा, एक टॉलस्टॉय आश्रम और दूसरा फिनिक्स आश्रम, दोनों की स्थापना कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका में। याद करे रही, मैंने कहा ये शब्द जोड़े रहिएगा, आगे अभी क्वेश्चन आपको, जो पुराने विद्यार्थी, मैंने कहा जो पुराने विद्यार्थी हैं वो सब तो इससे सब समझते हैं, जो नए विद्यार्थी हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि सारी चीज़ों को वन वर्ड में, यानी एक वर्ड में नोट करते रहिएगा, तो आगे अभी जब प्रश्नोत्तरी होगी तो आप उसमें उत्तर दे पाएंगे उसका, ठीक बात है ना। और मैं फिर कहूँगा जो नए विद्यार्थी हैं पुराने वीडियोस को अब तक नहीं देखे हैं, मैंने कहा जब दिन में मौका मिले तब देखिए। आप लाइब्रेरी जाते हो तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए जाके, उसके बाद में जब भी खाना बनाएं, जब कुछ काम ना करें, कोई विषय ना पढ़ें, तो आप जैसे गाना सुनते हैं वैसे ही से लगा प्ले करके सुन लीजिए। 2 चीज़ें रहेंगी, दूसरा आवाज़ में मैं सुनाई पड़ूंगा तो इससे आपका मार्गदर्शन बना रहेगा, ये रहेगा हाँ कोई परिवार का मुझसे बड़ा या जो भी आप रिस्पेक्ट जिस भाव से करते होंगे कि मैं उसको सुन रहा हूँ इस वजह से मुझे पढ़ना चाहिए, और दूसरा ये है कि आपका रिवीजन होता रहेगा उस चीज़ का, ठीक बात है ना। यहाँ आते हैं तो आप फिनिक्स आश्रम को 27 फरवरी 2000 में को दोबारा खोला गया, यानी पहली बार 1904 में, दोबारा 2000 में। तो आप वनडे एग्जाम वाले हैं तो केवल मेन वर्ड याद करे रहिएगा, फिनिक्स आश्रम। फिर आगे, फिनिक्स महात्मा द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम, तो पूछा जाएगा आपसे महात्मा गांधी ने पहला आश्रम कौन सा स्थापित किया, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ आप याद करिएगा फिनिक्स आश्रम। इनके विचारों में आदर्शवाद की बजाय व्यवहारिक आदर्शवाद पर अत्यधिक जोर दिया गया। मार्क्स की तरह, कार्ल मार्क्स एक व्यक्ति रहे हैं, इनकी तरह गांधी जी भी राज्य को हटाने की इच्छा रखते थे और उन्होंने स्वयं को दार्शनिक अराजकतावादी, किसने कहा, गांधी जी ने, ठीक बात है ना। आगे आते हैं, देखिए ये गांधी जी हैं और गांधी जी के साथ उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी जी हैं। ये गांधी जी की युवावस्था की तस्वीर है, तो ये आप देख रहे हैं गांधी जी के विषय में, ठीक बात है ना। जिन लोगों ने नहीं देखा था अब तक कस्तूरबा गांधी जी का रियल फोटो, तो रियल फोटो, गांधी जी का जो युवावस्था का रियल फोटो, तो वो भी है। क्या करेंगे आप लोग, अगर पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग लाइक करिएगा, ठीक बात है ना, अपनी थंब का चिम्बल आप लोग लगाइएगा, ठीक है ना। आगे आते हैं यहाँ पे, देखिए थोड़ा सा बड़ा रहेगा ये सेशन, लेकिन आपके लिए काम का बहुत ज़रूरी है। कहें जाने से इन्होंने गुरु दिखा है, सत्य और अहिंसा, मैंने कहा खूब प्रेम सब सुनिएगा, बहुत आराम से मैं बोलूँगा। यानी आप सब जानते हैं सत्य और अहिंसा
कि राम राज्य के युगल सिद्धांत थे। इन्होंने सत्य अहिंसा पर बल दिया। इन्होंने सत्य और अहिंसा को अपने स्वप्नों के नवीन समाज का आधार बनाया। किसने? महात्मा गांधी ने। गांधी जी एक सच्चे समाजवादी भी थे। वे व्यक्ति के हित के साथ साथ समाज के हित का ध्यान रखते थे। कौन? गांधी जी। वे सामाजिक न्याय के उदात्त सिद्धांतों को क्रियात्मक रूप देना चाहते थे। कौन? गांधी जी। वे अन्याय और अत्याचार के विरोधी थे। कौन? गांधी जी। गांधी जी ने लुई फिशर से स्वयं कहा था। क्या कहा था? मैं सच्चा समाजवादी हूं। कौन? गांधी जी। मेरे समाजवाद का अर्थ क्या है? सर्वोदय। कौन कह रहा? गांधी जी। गांधी जी के समाजवाद में मार्क्सवाद की भी झलक झलकती है। गांधी जी श्रम को असाधारण महत्व देते थे। वे इस सिद्धांत को क्रियात्मक रूप देना चाहते थे। वे प्रत्येक से उसके सामर्थ्य के अनुसार काम लिया जाए तथा प्रत्येक को आवश्यकता अनुसार पारिश्रमिक दिया जाए। कौन कह रहा है? गांधी जी। गांधी जी मार्क्सवादियों की भांति भावी आदर्श व्यवस्था में राज्य की सत्ता नहीं मानते थे। कौन? गांधी जी। गांधी जी स्वयं कहते थे कि मैं उसी समस्या को सुलझाने में लगा हूं जो कि वैज्ञानिक समाजवाद के सामने है। कौन? गांधी जी। गांधी जी क्या कह रहे हैं? अतः गांधी जी को समाजवादियों में एक व्यक्तित्ववादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी कहा जाता है। आई बात ध्यान में? तो ये इतनी बात अभी तक आपने सुनी गांधी जी के विषय में कुछ बात, यानी गांधी जी अपने आप को जो मानते थे। आगे ये आ गया, अब पॉइंट आपके लिए और आ गया। गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में हड़ताल को सबसे अंतिम स्थान प्राप्त था गांधी जी को। ठीक बात है ना? अच्छा, जबकि उपवास को गांधी जी सबसे अधिक प्रभावकारी है। यानी जब आप देखते होंगे गांधी जी लगभग हर जगह पे क्या होता, जब कुछ नहीं होता तो उपवास रख लेते थे। उन्होंने इसे अग्निबाण कहा। किसे? उपवास को। समझ रहे हैं ना? आगे गांधी जी के सत्याग्रह सिद्धांत में अभी आप इसे पढ़ेंगे तो आप देखिएगा आपके अंदर एक जोश की भावना पैदा हो जाएगी। गांधी जी का संघर्ष आप याद करेंगे। सिद्धांत में सत्याग्रही के उद्देश्य सत्य को पराजित करना नहीं बताया इन्होंने, कहा बल्कि हृदय परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बना। यानी दुश्मन भी होगा, सही बात है, बहुत अच्छी बात ये आप देख सकते हैं कि कोई आपका शत्रु भी है तो आप कहेंगे किसी के संपूर्ण गतिविधि से आपको शत्रुता नहीं होगी। किसी व्यक्ति का कोई सा एंगल जो होगा उसी वजह से आपकी शत्रुता होगी। अगर किसी से जमीन का विवाद होगा, हो सकता है उससे हो। किसी की आपको शक्ल पसंद ना हो, उससे हो सकता है। किसी ने कुछ आपको कह दिया होगा, तब शत्रुता होगी। यानी आप कहेंगे शत्रुता जो होगा ये किसी का मूल स्वभाव नहीं हो सकता है, कोई मूल नेचर नहीं, 100% शत्रुता है। किसी एक हिस्से से आप, किसी व्यक्ति के किसी एक हिस्से से आप शत्रुता कर सकते हैं। ठीक बात है ना? मैंने कहा आपको बोली खराब हो सकती है, व्यवहार हो सकता है गड़बड़, परिवार उसका, आप उसके परिवार से घृणा करते होंगे, इस वजह से उससे घृणा करें। यानी कहने का अर्थ है, इन्होंने कहा शत्रु को पराजित करना है कभी नहीं चाहते थे, बल्कि हृदय परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बना लेना चाहते थे। यह कार्य सत्याग्रही अपने ऊपर कष्ट झेल कर करता था। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु सर्वोत्तम उपाय क्या कहा? आत्मनियंत्रण। अभी देखिए ये सारे चीजें आप सुनते रहिएगा, आगे क्वेश्चन और सुनेगा आपको। गांधी जी ने परिवार नियोजन पर कोई और विधि नहीं बताई, इन्होंने कहा आत्मनियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल को इन्होंने बताया ही। गांधी जी क्या कर रहे हैं? 24 साल की उम्र में 1800, देखिए अब यहां से कंटेंट आपका शुरू हो गया। यहां से गांधी जी क्या कर रहे हैं? यहां से क्वेश्चन। गांधी जी 24 साल की उम्र में वर्ष 1893 कहाँ जा रहे हैं? गुजरात का एक व्यापारी जिसका नाम है दादा अब्दुल्ला। अब दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका के, यानी डरबन, दक्षिण अफ्रीका गए थे। कब गए थे? 1893। याद करिए जब विवेकानंद जी शिकागो में भाषण दे रहे हैं उसी समय गांधी जी जा रहे हैं दक्षिण अफ्रीका। मैंने कहा दोनों चीजों को जोड़ के करिएगा, तैयार हो जाएगा आपका। अफ्रीका में कै साल रहे? अफ्रीका में 21 साल, यानी दक्षिण अफ्रीका में 21 साल रहे, 21 साल। उसके बाद में लौट के कब आ रहे हैं? 1915 में। याद करिए 1893 24 साल में जा रहे हैं, ठीक है ना? जबकि आप कह रहे हैं 21 साल रहे, जनवरी 1915 में वापस आ रहे हैं। जनता बड़ी, अब देखिए ये चारों पांचों पॉइंट आप याद करिएगा, अभी आगे पूछा जाएगा आपसे। दादा अब्दुल्ला का भी नाम, दक्षिण अफ्रीका लिखा आगे, दक्षिण अफ्रीका के उनके संघर्षों और उनकी सफलताओं ने उन्हें भारत में अत्यधिक लोकप्रिय बना दिया। किसको? गांधी जी को। भारत आने पर उनका क्या हुआ? तो उनका संपर्क अब देखिए भारत जब आ रहे हैं, देखिए यहाँ सब आपका कंटेंट जुड़ा। भारत जब आ रहे हैं तो यहाँ पर ये गोपाल कृष्ण गोखले जी को गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु मान लिया, क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले जी बड़े सरल व्यक्ति थे तो इनको लगा ये नहीं ठीक आदमी है। उसके बाद करें महात्मा गांधी, ये यानी उनको राजनीतिक, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम 1901 में आयोजित कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया। अब देखिए पूछा जाएगा गांधी जी ने कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार कब भाग लिया? तो 1901 में जो कलकत्ता अधिवेशन हो रहा है उसी में शामिल हो रहे महात्मा गांधी। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि 1901 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? ठीक है ना? सारे लोगों को लिखना है कमेंट बॉक्स में, अगर आ रहा होगा तो जरूर लिखिएगा। अब देखिए आगे, इस अधिवेशन में गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका पर प्रस्ताव भी पारित हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता देखिए नाम आ गया, 1901 का जो कलकत्ता अधिवेशन था दिनशा वाचा नाम के व्यक्ति है उन्होंने की थी।
लिखा है गांधी जी अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के बीच 1901 में, देखिए एक बार यहां कह दिया, यानी एक बार 1915 में आए, ऐसा नहीं कि उसके पहले नहीं आए थे। एक सेकंड भाई, ऐसा नहीं कि उसके पहले ये नहीं आए थे, उसके पहले भी आए, यानी एक बार इन्होंने कहा ये गए 1893 में, देखिए यहाँ गए, यहाँ एक सेकंड, गए 1893 में, लेकिन आपसे कह रहा है कि दोबारा लौट के 1893 में जाने के बाद में वो एक बार 1901 में भारत आए थे। इस दौरान उन्होंने बंबई में अपने विधि कार्यालय का भी स्थापना की थी। किसने? महात्मा गांधी ने। यानी एक बार 1893 में गए तो आए 1901 में, फिर चले गए तो आए 1915 में। लिखा है 1915 में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की, पूछा जाएगा इन्होंने पहले आश्रम की स्थापना भारत में कहाँ की, तो आप करें 1915 में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना अहमदाबाद में की। यह आश्रम विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के संचालन की सुविधा की दृष्टि से 17 जून 1917 को साबरमती के किनारे स्थापित किया गया। बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन कि सत्याग्रह आश्रम की स्थापना इन्होंने कहाँ की? अहमदाबाद में। ट्रांसफर कहाँ किया गया? तो साबरमती नदी के किनारे ट्रांसफर किया गया। ठीक है ना। अब देखिए इतनी बात हो गई, थोड़ी सी और बात बची है ये थियरी वाली, तो थोड़ी सी और मैंने कहा लगातार बने रही, बड़ा मजेदार। आप देखेंगे इतनी देर में आपने सुना गांधी जी के संघर्ष को आप याद करेंगे तो आपका एकदम जान जाइए रुआ खड़ा हो जाएगा। ठीक बात। आइंस्टाइन ने भी इनके विषय में कहा था, क्या गांधी के विषय में कुछ दिन बाद इतिहास में ऐसा भी होगा, लोग अचंभा मानेंगे, ऐसा भी कोई व्यक्ति हुआ था जिसने क्या है हार्ड मास का एक शरीर, जिसने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया था। देखिए महात्मा गांधी जी राजनीति को सामाजिक उत्थान और जन कल्याण के लिए सक्रियता समझते थे। इसके संबंध में गांधी जी के द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुझाव राजनीति के क्षेत्र में सत्ता के विकेंद्रीकरण का दिया गया था। आई बात ध्यान में। अगला, विकेंद्रीकरण सत्ता से उनका तात्पर्य था यानी ग्राम पंचायतों को अपने गांवों का प्रबंध और प्रशासन करने के लिए सक्रिय, यानी आप जो देख रहे हैं आज समय गांव में ग्राम प्रधान की जो भूमिका, यानी ये सारी व्यवस्थाएं गांधी जी की सोची थी। गांधी जी ने राजनीति के जो प्रतिमान प्रस्तुत किए उसमें नैतिकता, धर्म और मानवता का समावेश था। ठीक बात है। लेकिन गांधी जी के पूर्ण आदर्श राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्य अर्थात सत्ता के लिए कोई स्थान नहीं था। ठीक बात ना। वे राज्य विहीन समाज की स्थापना करते, स्टेटलेस सोसाइटी की स्थापना करते थे, चाहते थे। अब देखिए आ गया क्वेश्चन, गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किए गए संघर्ष को निष्क्रिय प्रतिरोध का नाम दिया गया, परंतु बाद में गांधी जी ने निष्क्रिय प्रतिरोध के स्थान पर सत्याग्रह शब्द चुना। किसके लिए? दक्षिण अफ्रीका में जो इन्होंने आंदोलन स्टार्ट किया था। भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए इसका सर्वाधिक प्रयोग किया गया, सत्याग्रह का। हालांकि गांधी जी ने सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में अंतर किया। निष्क्रिय प्रतिरोध एक राजनीतिक अस्त्र है, जबकि सत्याग्रह एक नैतिक शक्ति है। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना अथवा सत्य और अहिंसा से उत्पन्न होने वाला बल। आगे ये क्वेश्चन अब जुड़ गया। महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह, पूछा जाता है गांधी जी द्वारा स्टार्ट किया गया पहला सत्याग्रह, तो भारत में चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में बिहार में किया गया था। यह गांधी जी द्वारा भारत में पहला सफल सत्याग्रह था। गांधी जी ने विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने को राष्ट्र के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने। आगे बहुत सारी बातें इनके विषय में लिखी है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं। गांधी जी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट पढ़ी थी, और गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि इस पुस्तक ने उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया था। पूछा जा सकता है आपको आरोग्य एग्जाम में, अनटू द लास्ट जॉन रस्किन की पुस्तक। ठीक बात है ना। पूछा जा सकता है किसकी पुस्तक पढ़ने के बाद इनको प्रेरणा आई थी। गांधी जी के अनुसार इस पुस्तक का संदेश था व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में है। कौन कह रहा है? गांधी जी कह रहे हैं। मैंने कहा ये सेशन आपको हो सकता है बड़ी रोचकता आप चाहते हैं, लेकिन बहुत गांधी जी को आप पढ़ने जा रहे हैं तो आपको गांधी जी जैसा चरित्र बना के तब आप पढ़ेंगे, तभी आपको आनंद आने वाला है। मैंने कहा व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में ही निहित है। कौन कह रहा है? गांधी जी। इसी की वजह से गांधी जी ने सर्वोदय की अवधारणा का प्रतिपादन किया। सर्वोदय मतलब द वेलफेयर ऑफ ऑल, यानी सबका उदय हो, एक व्यक्ति का नहीं। धर्मनिरपेक्षक लेखकों में गांधीवादी विचारधारा को थोरो, रस्किन, टॉल्स्टॉय ने सबसे अधिक प्रभावित किया। गांधी जी ने थोरो से सविनय अवज्ञा, करबंदी की प्रेरणा पाई। रस्किन से गांधी जी ने शारीरिक परिश्रम का आदर करना सीखा। टॉल्स्टॉय के प्रसिद्ध वाक्य ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है से गांधी जी काफ़ी प्रभावित हुए थे।
यह उनके अहिंसक असहयोग का आधार बना। गांधी जी ने जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया। गांधी जी उन्हें कहते थे, हरिजन मेरा जीवन श्वास है, इसलिए इसके बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता हूँ। कौन कहता था? गांधी जी कहते थे ये सारी बातें। देखिए ये चित्र आपको गांधी जी, उनकी वाइफ का चित्र आपको दिख रहा होगा, कस्तूरबा गांधी जी का। यहाँ कुछ बातें और गांधी जी के विषय में लिखी हुई है, इसको भी हम कवर करेंगे, उसके बाद आ जाएंगे इसके अपने सेशन पे। साथियों यहाँ कुछ कुछ पॉइंट पे अगर मैं बात करूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन पे आ जाऊँ। देखिए यहाँ पर पॉइंट में लिखा है, अब देखिए थोड़ा स्पीड में। 1917-18 की बात है, चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद में बिहार और खेड़ा दोनों जगह की बात, यानी खेड़ा 18 में हुआ और 1917 में चंपारण हुआ। यानी चंपारण और खेड़ा कैसा था? किसानों का आंदोलन था, जबकि अहमदाबाद का, देखिए उसके बाद में अहमदाबाद का 1918 में हुआ था। तो कह रहा है चंपारण और खेड़ा जो था ये किसानों का आंदोलन, जबकि अहमदाबाद का आंदोलन जो था औद्योगिक मजदूरों का आंदोलन था। ठीक बात है ना? तो ये पॉइंट आपको मिल गया। यहाँ से आगे आते हैं, यहाँ लिखा हुआ एक चंपारण की बात कर रहा है, तो पूछा जाएगा तीन कठिया पद्धति, यानी तीन कठिया पद्धति 3/20 नील की खेती, ये कह रहा है किससे जुड़ा हुआ है? तो यही जुड़ा था चंपारण किसानों से। आगे आते हैं यहाँ पे और कुछ पॉइंट पे, यहाँ लिखा हुआ है क्या? एमजे रंग चंपारण सत्याग्रह लिखा है, एनजी रंगा नाम के व्यक्ति हैं, चंपारण सत्याग्रह का इन्होंने विरोध किया, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण के दौरान महात्मा जी को महात्मा की उपाधि दी। तो पूछा जाएगा महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि कब दी गई? तो इनको दी गई चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही। आगे आते हैं, लिखा हुआ है इसमें यहाँ कुछ नाम और 18 की बात कर रहा है, 1918 की, और 1918 में कह रहा है अहमदाबाद में मिल मजदूरों का मामला हो रहा है प्लेग बोनस को लेकर के। तो एक आप याद करेंगे, 1918 में यहाँ खेड़ा सत्याग्रह की भी बात हो रही है, और 1918 में आपने कहा अहमदाबाद मजदूरों का भी मामला हो रहा है। अभी नोट करते रहिएगा ऐसे। आगे महात्मा गांधी जी को विषय में लिखा हुआ है, सर्वप्रथम राष्ट्रपिता इनको किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस जी ने। यहाँ लिखा हुआ है जुलाई 1944 में आज़ाद हिंद रेडियो से बात कर रहे थे, यानी उसे संबोधित कर रहे थे, देश के नाम संबोधित, तो उसी में इन्होंने कहा था 1944 में। यहाँ बहुत बहुत बातें हैं। नुआखाली लिखा है, यहाँ लिखा आगे, यहाँ कुछ पे और आते हैं, लिखा जमुना, तमाम कहानी लिखी हुई है इनके विषय में। यहाँ आते हैं, ये लिखा हो भारत के प्रति ब्रिटिश सरकार के नीति विरोध के दौरान इन्होंने राय बहादुर की उपाधि क्या त्याग दी थी? किस कौन सी उपाधि? राय बहादुर की उपाधि। ये कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे थे, गांधी जी की सेवा के, गांधी सेवा संघ के संस्थापक थे। कौन? आगे इसका इनका नाम आ रहा है जमला लाल बजाज का नाम। यहाँ नीचे आते हैं तो कुछ नाम और, यहाँ लिखा हुआ है झंडा सत्याग्रह 1923, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला लिखा हुआ है चार्ल्स दीनबंधु एंड्रूज नाम के, यानी चार्ल्स एंड्रूज जो है इनका नाम दीनबंधु एंड्रूज, यानी दिल्ली में प्राध्यापक थे, इनकी व्याख्या लिखी हुई है। गांधी लिखा हुआ है गांधी जी ने ही गरीबों के प्रति इनकी निरंतर चिंता देखी, इनका नाम दीनबंधु। पूछा जाएगा दीनबंधु का असली नाम क्या था? तो इनका नाम था चार्ल्स एंड्रूज। ठीक बात है। अगला एंड्रूज 1925-1927 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के भी अध्यक्ष रहे। कुछ नाम आपको जोड़ के दे रहा है। यहाँ गोलमेज सम्मेलन की बात कर रहा है, यहाँ गोलमेज सम्मेलन की बात कर रहा है। गोलमेज सम्मेलन एक नाम दे दिया, गांधी जी सहयोग में गए थे। छत्तीसगढ़ में इनका पहला आगमन गांधी जी का हुआ 1920 में, 20 सितंबर को रायपुर में हुआ। यहाँ 1934 में गांधी जी ने क्या किया था? कांग्रेस। तो पूछा जाएगा कब इस्तीफा दिया? तो 1934 में। अगले आते हैं 1903 की बात कर रहा है, तो 1903 में जॉन्सबर्ग में इन्होंने लॉ फार्म स्थापित किया, और उसके बाद में लिखा है लॉ फर्म स्थापित करने की बात, तमाम बातें यहाँ लिखी हुई है, लेकिन आगे जाइए। चलिए अब इस वाले पेज में तो कुछ ऐसा विशेष मुझे दिखा नहीं। यहाँ आते हैं, यहाँ लिखा 30 जनवरी की बात। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी को गोली मार दी गई। इन्होंने कहा जवाहरलाल नेहरू जी, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, हमारे चतुर्थिक अंधकार ही अंधकार है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपसे क्या कहूँ और कैसे कहूँ। राष्ट्रपिता हमारे, जिन्हें हम प्यार से बापू कहते थे, वो हमारे बीच नहीं रहे। तो आप इनकी विषय में इनका मृत्यु याद कर रहिएगा। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने इन्हें गोली मार दी थी। ठीक बात है ना? अब इतना तो हो गया आज के सेशन से वन लाइनर। अब देखिएगा यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे किसको? हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे आज के क्वेश्चन आंसर को, और यही आपको उत्तर देना है अब वाले सेशन में। मैंने कहा आप सारे लोग अभी साथियों को अपने बुला लीजिए, क्योंकि अब प्रश्नकोश स्टार्ट होने जा रहा है, और जिसमें सभी लोगों को एक क्रम में आना स्टार्ट कर देना है। ठीक है ना? पहला नाम करमचंद गांधी दीवान थे। मैंने कहा एक बार वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिए, नहीं लाइक किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे का सेशन बहुत महत्वपूर्ण। चलिए मेरे साथ बताइए, करमचंद गांधी दीवान थे पोरबंदर के, राजकोट के, बीकानेर के, या उपयुक्त में से सभी राज्यों के? 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 यूपीपीसीएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका व्याख्या क्या दे रहा है? डी वाला ऑप्शन, यानी पोरबंदर, राजकोट और बंकानेर तीनों जगह के थे, इसका मतलब डी वाला ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनका नाम उपनाम इनका कबा गांधी भी था, किसका? इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी जी का। आगे आते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, ये बीपीएससी क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है, कॉलेज में किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? श्यामल दास कॉलेज भावनगर में, धर्मेंद्र सिंह जी कॉलेज राजकोट, गुजरात कॉलेज अहमदाबाद, बहाउद्दीन कॉलेज जूनागढ़। उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर देना है आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इन्होंने कहाँ क्या की थी पढ़ाई भाई? आते हैं, आप लोग उत्तर दीजिएगा। इसका उत्तर क्या होगा? ए वाला ऑप्शन, यानी श्यामल दास कॉलेज। तो इसका ए वाला जो लोग उत्तर दे रहे हैं, भावनगर गुजरात की बात, ये सही उत्तर दे रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे यहाँ देखिए, यही व्याख्या दी है, यानी इनके विषय में लिखा है, इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा शिक्षा राजकोट स्थित अल्फ्रेड हाई स्कूल से की। इसके बाद ये भावनगर के श्यामल दास आर्ट कॉलेज में चले गए, वहाँ इन्होंने अपनी कराई, और बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से इन्होंने लॉ की पढ़ाई की। ठीक बात है ना? आते हैं अगले पे, लिखा हुआ यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया? ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा गया 2002 में। नवजीवन, इंडिया गजट, इंडियन ओपिनियन या अफ्रीकनर? उत्तर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सारे साथी, मैंने कहा जब वीडियो के लिंक मिला करें तो आप सारे लोग क्या कर सकते हैं, उसको शेयर कर सकते हैं। मैंने कहा जैसे आप लोगों का प्रेम मिल रहा है, यही प्रेम मिलता रहेगा तो मैं अव्यवस्थाओं में भी आपके सामने क्लास प्रोवाइड करवा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि व्यवस्थाएं सीमित हैं अपने पास। अच्छा, व्यवस्थाएं क्या, अव्यवस्थाओं का सेशन चल रहा है अपना। लेकिन हाँ, ये है आपको जब प्रेम मिलता है तो उत्साहवर्धन होता है, मन होता है कि नहीं काम किया जाए, समझ रहे हैं ना? तो ऐसे ही मैं चाहता हूँ आप लोगों का प्रेम बना रहे। ठीक बात है ना? चलिए अगले पे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा कौन सा? इंडियन ओपिनियन नाम की पत्रिका ना। तो डी वाला ऑप्शन जो लोग दे रहे हैं, देखिए एक सेकेंड भाई, तो डी वाला ऑप्शन जो लोग दे रहे हैं इसका नाम सही है, यानी दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने इसी पत्रिका का प्रकाशन किया। अगले पे आते हैं, यानी अगले क्वेश्चन पे आ जाइए आप। अगले क्वेश्चन पे देखिए, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का क्या नाम था? द इंडियन ओपिनियन, नेशनल हेराल्ड, द पायनियर या लीडर? उत्तर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 4 नंबरों का छत्तीसगढ़ के पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर मुझे लगता है ए वाला ही होगा। ए वाला हो जाएगा क्या? द इंडियन ओपिनियन। तो ए वाला उत्तर जिसका जिसका है उसका सही है, द इंडियन ओपिनियन। ठीक बात है ना? अगले क्वेश्चन पे आते हैं इसके बाद, यानी इसके बाद 5 नंबर प्रश्न, ये एमपी पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया 5 नंबर प्रश्न। तो इस पे आ जाइए। पूछ रहा है, फिनिक्स आश्रम कहाँ है? सूरतगढ़, एसेक्स, इंग्लैंड, डरबन दक्षिण अफ्रीका या कंपाला? उत्तर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। क्या हो जाएगा इसका उत्तर भैया? तो इसका उत्तर होना चाहिए, एक सेकंड व्याख्या पर आते हैं। इसका उत्तर सी, यानी डरबन जो जगह दी है, ये डरबन दक्षिण अफ्रीका की जगह, यानी डरबन ही तो गए थे 1893 में। याद होगा आपको महात्मा गांधी के विषय में बड़ी व्याख्या, मतलब क्वेश्चन ज़्यादा है, इस वजह से मैं बहुत व्याख्या पे नहीं पढ़ूंगा, क्वेश्चन पे आऊँगा सीधा। अगले क्वेश्चन पे लिखा है, एम के गांधी समर्थक थे किसके? मार्क्सवाद समाजवाद के, श्रेणी समाजवाद के, दार्शनिक अराजकतावाद के या आदर्शवाद के? उत्तर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये यूपी लोअर पीसीएस से पूछा गया क्वेश्चन है, तो बताइएगा इसका उत्तर क्या हो जाएगा। आते हैं 4 6 नंबर की व्याख्या पे, डी वाला ऑप्शन, यानी ये दार्शनिक अराजकतावाद को, यानी इसका उत्तर डी वाला है, एकदम राइट आंसर है। थोड़ा स्पीड में हम लोग पढ़ने का काम करेंगे क्योंकि सेशन बड़ा हो जाएगा इसका। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ लिखा हुआ है, निम्न में से महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? छुआछूत की समाप्ति, नशाबंदी, सत्य अहिंसा, खादी और चरखा, सही लक्ष्य और सही उपाय? उत्तर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, यानी सत्य और अहिंसा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गांधी जी के दृष्टि में अहिंसा का क्या अर्थ था? सत्य की प्राप्ति का रास्ता, राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्ति का रास्ता, या फिर यहाँ दिया है, या फिर ईश्वर का संस्मरण एकमात्र रास्ता, या आत्मविलीनीकरण? उत्तर दीजिए। यानी इन्होंने अहिंसा को क्या माना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आते हैं इसकी व्याख्या पर भाई। तो इसका उत्तर ए वाला ऑप्शन, यानी ये जो लिखा हुआ है सत्य की प्राप्ति का रास्ता, जो अहिंसा को इन्होंने माना है, यही जो लोग उत्तर दे रहे हैं एकदम राइट। मैंने कहा उत्तर थोड़ा तेज देने का प्रयास करिएगा क्योंकि सेशन बड़ा है, मैंने कहा सेव भी होना है, नहीं तो इसका 3 वीडियो बनाना पड़ेगा, 2 वीडियो बनाना पड़ेगा। 9 नंबर प्रश्न, गांधी जी, ये क्वेश्चन लोअर पीसीएस में पूछा गया, गांधी जी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बिना मार्क्सवाद के मार्क्सवादी, बिना समाजवाद के समाजवादी, बिना व्यक्तित्ववाद के व्यक्तित्ववादी, समाजवादियों में एक व्यक्तित्ववादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी? उत्तर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? डी वाला ऑप्शन क्या दे रहा है? समाजवादियों में एक व्यक्तित्ववादी
और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। कौन? गांधी जी के संदर्भ में बात करी जा रही, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अभी वनडे वालों के लिए काम नहीं शुरू हुआ, वनडे वालों के लिए भी कंटेंट स्टार्ट हो रहा है। गांधी जी की सत्याग्रह राजनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? बहिष्कार, धरना, हड़ताल या फिर उपवास? उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। इन्होंने हड़ताल, आप देखेंगे, याद करिए, तो हड़ताल को इन्होंने अंतिम बनाया था, बल्कि उपवास को इन्होंने अग्निबाण बताया था ना। अगले क्वेश्चन, गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है, सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा है, सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। तो मुझे लगता है इसका पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो यहाँ यही वाला हो जाएगा, क्योंकि गांधी जी का कतई उद्देश्य नहीं था शत्रु को पराजित करना। इनका कारण था, इनका कहना था कि शत्रु को अपने पक्ष में कर लिया जाए, ये होना चाहिए, प्रभाव इतना हो जाना चाहिए। अगला, गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है? देखिए लोअर पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। गरीबी का स्थायित्वकरण, गोवध, मानव हत्या, महिला और बच्चे का उत्पीड़न। पूछ रहा है हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है, यानी हिंसा सबसे बेकार स्तर की कैसे कही जाएगी? तो उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर भाई? सारे लोग बताइएगा। ए वाला ऑप्शन, यानी गरीबी का अस्थायित्व, यही हो जाएगा आपका क्या, यानी इसमें लिखा गरीबी का अस्थायित्व हिंसा का क्रूरतम रूप है। लिखा पॉवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। ठीक बात, यानी गरीबी ही बात करा, गरीबी का अस्थायित्व, ना कि अस्थायीकरण। अस्थायित्व यानी गरीबी हमेशा बनी रहे, इससे बड़ा हिंसा का क्रूरतम रूप और कोई है नहीं। लिखा है महात्मा गांधी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया? आत्मनियंत्रण, नसबंदी, निरोध या फिर लूप? उत्तर दीजिएगा। गांधी जी ने परिवार नियोजन का क्या तरीका बताया? एमपीपीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है 1990 में, तो इसका उत्तर आपको याद होगा, मैंने बताया था कि सर ए वाला ऑप्शन आत्मनियंत्रण ही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आइए। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष बिताए? 20 साल, 21 साल, 16 साल या 15 साल? ये भी एमपीपीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है। उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? ए बी वाला ऑप्शन। याद होगा 1893 में गए, फिर 1901 में आए, और फिर उसके बाद चले गए तो 1915 में आए। ऐसे घटाएंगे जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 21 साल। अगला, 1893 में गए थे दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने, 24 साल की उम्र में गए थे डरबन, 1915 में लौटे। यहाँ देखिए लिखा है महात्मा गांधी, 15 नंबर प्रश्न एमपीपीसीएस में पूछा गया, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे गए थे? 15, 17, 16 या फिर 18? उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर याद करिए, ए वाला ऑप्शन, यानी ए वाला ऑप्शन 1915, यही इसका राइट उत्तर हो रहा है। ठीक बात है, राइट आंसर। ठीक बात है। अगले क्वेश्चन पे यहाँ आते हैं। अगले क्वेश्चन पे यहाँ देखिए पहला नाम, यानी 16 नंबर, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया गया? जोहान्सबर्ग, पीटरमारिट्सबर्ग, डरबन या फिर प्रिटोरिया? उत्तर दीजिए। 1 2 3 4। अब वनडे वालों के लिए स्टार्ट हो गया, यानी वनडे एग्जाम वाले जितने देख रहे हैं, अब आपके लिए क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। यहाँ से हर जगह से, यानी सारे कंटेंट है, सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उत्तर दीजिए। पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा सर? इसका उत्तर हो जाएगा बी वाला, पीटरमेरिट्सबर्ग। यहीं पर इनको ट्रेन से फेंक दिया गया था। कहाँ का स्टेशन है? दक्षिण अफ्रीका का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्याख्या आप सारे लोग जानते हैं क्यों फेंके गए थे। एम के गांधी में ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में किन एक में सर्वप्रथम भाग लिया? 16 के अधिवेशन में, 19 के, 1901 के या फिर 1920 के? उत्तर दीजिएगा। किस में शामिल हुए थे? 1 2 3 6 एपीपीसीएस से पूछा गया क्वेश्चन है। 4 5 6 7 8 9 और 10। किस में गए थे भैया? याद करिए। तो मैंने कहा था ए वाला क्वेश्चन, इसका बी वाला, कलकत्ता का अधिवेशन मैंने पूछा भी था। बी वाला ऑप्शन क्या हो रहा है? इसी अधिवेशन 1901 में पहली बार उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए थे। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे, तो 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में। 18 नंबर प्रश्न उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित है? गांधीनगर, गुजरात कोट, अहमदाबाद या वर्धा? यानी किस शहर के बाहर स्थापित, किस साबरमती आश्रम जो है किस नगर के बाहर स्थित जो है ये आश्रम है? तो उत्तर दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सारे लोग बताइएगा क्या हो जाएगा इसका उत्तर। चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी वाला, यानी जो अहमदाबाद दे रहे हैं, अहमदाबाद शहर के बाहर ही साबरमती आश्रम स्थित है, जो कि इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधी जी ने स्थापित किया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 1915 की बात कर रहा है। 1915 में इन्होंने आश्रम स्थापित किया गया, सत्याग्रह आश्रम, यही अहमदाबाद। बाद में इसका ट्रांसफर हुआ, देखिए सुविधा की दृष्टि से 1917 में साबरमती की नदी के किनारे स्थापित कर दिया। अच्छा, तो यही वाला आश्रम है, याद कर रहिएगा। साबरमती आश्रम जो कह रहा है यहाँ पे, यही साबरमती सत्याग्रह आश्रम है पहला वाला गांधी जी का। 19 नंबर, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया, इसे कहा जाता है स्वाध्याय आश्रम, सत्याग्रह आश्रम, हरिजन आश्रम या फिर स्वराज आश्रम? 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर क्या दे रहा है? सी वाला ऑप्शन, यानी सत्याग्रह आश्रम के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, साबरमती नदी के किनारे भी है। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया है, महात्मा गांधी से संबंध निम्नलिखित आश्रमों में से सबसे पुराना कौन सा है? साबरमती, वर्धा, फिनिक्स या सदाकत आश्रम? उत्तर दीजिएगा उत्तराखंड पीसीएस में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो क्या हो जाएगा? मुझे तो लगता है बी वाला ऑप्शन होना चाहिए। देखिए बी वाला ऑप्शन एकदम सही है। इन्होंने फिनिक्स आश्रम और टॉल्स्टॉय आश्रम दोनों की स्थापना की थी। यहाँ लिखा 1904 में इन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है ना। जबकि दोबारा इसको 27 फरवरी 2000 को भी खोला गया था। किसको? फिनिक्स आश्रम को, गांधी जी के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। महात्मा गांधी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? मुंबई, शांति निकेतन, पुणे या दक्षिण अफ्रीका? यूपी पीसीएस, यूपी लोअर का पीसीएस का क्वेश्चन है, तो उत्तर दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका उत्तर क्या हो रहा है? सी वाला ऑप्शन, यानी इन्होंने सेवा धर्म को कहाँ से अपनाया? दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने सेवा स्टार्ट की, याद करिए। वहीं टॉल्स्टॉय आश्रम और फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी, नटाल कांग्रेस की स्थापना वहीं पर की थी। अगले क्वेश्चन में यहाँ लिखा है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। 22 नंबर प्रश्न पूछ लिया आपसे, यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है 1991 में। आसियार दास, भाई नौरोजी, तिलक जी, गोपाल कृष्ण गोखले, कौन इनके राजनीतिक गुरु? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भैया? इसका उत्तर मुझे लगता है हो जाएगा डी वाला, गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु। तो जो लोग उत्तर दे रहे हैं डी वाला राइट उत्तर। मैंने कहा जल्दबाजी पर मत जाइएगा कि मैं बहुत जल्दबाजी में बोल रहा हूँ, क्वेश्चन ज़्यादा है, कवर कराने हैं, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ। बाकी तो उत्तर आप लोग दे ही ले जा रहे हैं। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य क्या था? धर्मविहीन राजनीति, सत्यविहीन राजनीति, जन कल्याण के लिए सक्रियता, उपयुक्त में से कोई नहीं। लोअर पीसीएस का क्वेश्चन है, पूछ रहा है गांधी जी के अनुसार राजनीति का क्या अर्थ था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सारे लोग जानते हैं इसका उत्तर क्या होना चाहिए? बी वाला ऑप्शन। तो बी वाला ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं, जन कल्याण के लिए सक्रिय था, ठीक बात है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ, गांधी जी के ने राजनीति को का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया, निम्न में से कौन सी विशेषता उसमें नहीं है? मैंने कहा ये क्वेश्चन वनडे के लिए नहीं, ये क्वेश्चन आपका लोअर पीसीएस, यूपी पीसीएस, आरओ ऐसे एग्जाम के लिए। नैतिकता, धर्म, मानवता या सत्ता? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यानी इन्होंने क्या कहा? नैतिकता को बढ़ावा दिया था, तो इसका यहाँ देखिए सत्ता। अच्छा, उसमें से नहीं पूछ रहा है ना, तो नैतिकता, धर्म, मानवता था, यानी सत्ता नहीं था, ठीक बात है ना। तो इसका डी वाला ऑप्शन से गलत। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सही, निम्नलिखित में किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? हरिलाल गांधी, रामदास गांधी, महात्मा गांधी या मंडल? देखिए तीनों नाम दे दिया हो, याद करिए। मैंने कहा इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सत्याग्रह शब्द को किसने गढ़ा? पीसीएस के क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका उत्तर हो जाना चाहिए कौन सा भैया? इसका उत्तर बी वाला होगा, महात्मा गांधी जी के विषय में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने प्रारंभ किया? सरदार पटेल, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी? उत्तर दीजिएगा, उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो पूछ रहा है सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया? तो सारे लोग जानते हैं, सबसे पहले सत्याग्रह करने वाले व्यक्ति थे विनोबा भावे। नहीं, एक सेकेंड, इन्हीं का नाम है। अच्छा, व्यक्तिगत सत्याग्रह में याद है विनोबा भावे के नाम, तो ये हो रहे हैं महात्मा गांधी, ठीक है ना। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने कहा सारे लोग लगातार बने रहिएगा, सुनते रहिएगा, ये सब जरूरी है आपके लिए। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, रॉलेट सत्याग्रह? यह ई वाला, इसमें से कोई नहीं, या भी उपयुक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई, जल्दी बताओ। इसका उत्तर क्या होगा? 27 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन। यही चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था। यहाँ देखिए, मैंने कहा चंपारण सत्याग्रह हो रहा है 1917 में हो रहा है, प्रथम सत्याग्रह भी हो रहा है जिसमें सविनय अवज्ञा का उन्होंने प्रयोग किया। तीन कठिया पद्धति पूछा जाएगा, तो ये भी आपका जुड़ा हुआ है किससे? इसी आंदोलन से जुड़ा हुआ है। जबकि 1918 में इन्होंने अहमदाबाद में मिल मजदूरों का मामला देखा, और आगे लिखा है खेड़ा सत्याग्रह भी आपको मिल रहा है कब? तो गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह हो रहा है 1918 में। तो ये 2-3 तिथियां याद करें। 1919 में रॉलेट एक्ट आ रहा है, उसका विरोध कर रहे हैं गांधी जी। बड़ी व्याख्या है सर्वाधिक, करमचंद गांधी के, मोहनदास के विषय में सर्वाधिक जाने जाते हैं कौन? यानी इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए, निष्क्रिय विरोध करने के लिए, एक इस्लामी राष्ट्र स्थापित करने की इच्छा के लिए, हिंदुओं द्वारा राजनीतिक कार्यालय करने का विरोध करने के लिए, या ब्रिटिश राज को समाप्त करने की हिंसा को प्रोत्साहित करने, यानी किस लिए गांधी जी को सबसे ज़्यादा जाना जाता है? आप सारे लोग जानते हैं। मुझे लगता है इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? ए वाला हो जाना चाहिए इसका उत्तर। यानी क्या होना चाहिए इसका उत्तर? इसका होना चाहिए भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करना चाह रहे हैं कौन? गांधी जी।
अगले क्वेश्चन में लिखा है, किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? ये तो मुझे लगता है सारे लोग बता भी ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी वाला उत्तर हो जाएगा। ठीक ना, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, लिखा है ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी जी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा क्या मानता था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो क्या मानता था? तो आप सारे लोग जानते हैं इसको, जानता था भारत। डी वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन, निर्मित वस्तुओं का बाजार मानता था। कौन? ब्रिटेन मानता था भारत वालों को। ठीक है ना। मैंने कहा साथियों ये कुछ क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन एक मैं पढ़ रहा हूँ, ये आप इसके बाद इसका एक और वीडियो, एक और पार्ट बना दूंगा, जिससे ये होगा कि एक सेशन और आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। लिखा हुआ है, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या? चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद मिल हड़ताल या असहयोग आंदोलन? उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 पूछ रहा है, पहले कौन सी हुई, दूसरे उसके बाद कौन सी हुई, ऐसा क्रम पूछ रहा है। तो आप सारे लोग जानते हैं सर इसका ऑप्शन कौन होना चाहिए, ए वाला, बी वाला, सी वाला या डी वाला? तो मुझे लगता है इसका कौन सा हो जाएगा बाबू? इसका हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, है ना। सबसे पहले आ रहे हैं तो ये कर रहे हैं कौन सा? चंपारण। उसके जस्ट बाद 2 में तो अहमदाबाद वाला, फिर उसके बाद में खेड़ा सत्याग्रह 3 नंबर, असहयोग आंदोलन उसके बाद में। साथियों आज के सेशन में कुछ पॉइंट आपको मैंने कहा, ये जो व्याख्या हो गई इससे जुड़ी हुई, गांधी जी से जुड़ी हुई, आज के सेशन में हो गई। लगभग 30 प्रश्न आज के सेशन में हो गए। ठीक है ना। हाँ, अगले दिन जब अगले पार्ट में मिलेंगे तो शेष जो आपके 60 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो कल वाले सेशन में होंगे। ठीक है ना। क्योंकि और अगर कराएंगे तो सेशन बड़ा हो जाएगा, और दूसरा आपको उबन भी होगी, खुद भी मन नहीं लगेगा लगातार रहने में। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है साथियों, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करना है। हाँ, साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा आप जोड़िएगा। ठीक है ना। और बाकी आपने इतना सहयोग किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को आपका ऐसे ही प्यार मिलना चाहिए। 1400 सब्सक्राइबर हम लोग पूरे होने वाले हैं, लगभग 1380 हो गए हैं। नए सहपाठियों को आप जोड़िए, उनको बताइए, उनको चैनल तक लेकर आइए। पुराने वीडियो को अब तक आपने नहीं देखा, मैंने कहा भैया, तो पुराने वीडियो को बहनों भैया जितने हैं उसको देखिए, आप लोग उसको पढ़िए, खास करके उस टॉपिक को पढ़िए। हो सकता है आपने वो टॉपिक पढ़ा हो इस कॉलेज में या कोचिंग में अपने, लेकिन उसके बाद रिवीजन न किया हो, तो आप उसको देखिएगा, समझिएगा कौन से क्वेश्चन आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले दिन नए सेशन के साथ। तब तक आपने इतना सहयोग किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, वंदे मातरम।